देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का सामान्य परिचय। भौतिक विज्ञान के सामान्य परिचय में स्टार्ट होता है भौतिक विज्ञान या भौतिकी अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक्स में इसे फ्यूसिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्राकृति। ठीक है। अतः विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वही भौतिकी है। परंतु वास्तव में द्रव्य यानी मैटर, एनर्जी यानी ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रिया, जो उनके बीच में जो क्रियाएं होती है उसकी अभिव्यक्ति ही भौतिकी है। अतः विषय वस्तु की दृष्टि से हम भौतिकी को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं: द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। चूंकि सभी वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा से बनी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी वस्तु द्रव्य और ऊर्जा से बनी होती हैं, अतः भौतिकी में सभी पदार्थों का अध्ययन समाहित है। इस दृष्टि से भौतिकी एक मूलभूत विज्ञान है। तो भौतिकी का पहला लेक्चर है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम देखते हैं सदिश राशि यानी वेक्टर राशि, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन यानी दिशा की आवश्यकता भी रहती है। ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन भी की ज़रूरत भी रहती है, और जो योग के निश्चित नियमों का, जो योग के नियम होते हैं वेक्टर में, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, वो इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। तो ये फॉर्मूले का भी सदिश राशियों में यूज़ होता है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी राशियाँ आती है? इसमें आती है वेग विस्थापन, बल, त्वरण और एक्सेट्रा राशियाँ आती रहती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अदिश राशि में। अदिश राशि में क्या है? अदिश राशि में यानी वो था वेक्टर, ये था स्केलर राशि को क्या बोलते हैं? अदिश राशि। वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है इसके लिए, इसे कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। इनमें आती है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। ठीक है। और हमको एक नोट करने वाली बात है, जो विद्युत धारा यानी जो हमारे घरों में करंट बहती है, तथा टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब क्या राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। ये हमको नोट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब सदिश राशि और अदिश राशि हो गया, वेक्टर स्केलर हो चुका है। अब हम आते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कोई आवर्त बार बार दोहराई जाने वाली घटना, कोई भी घटना जो बार बार दोहराई जाती है। ठीक है। जैसे साउंड है, साउंड की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसी टाइप से हम क्या देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो कोई आवर्त यानी जिसकी बार बार घटना हो, बार बार घटनाएं दोहराई जाए, इकाई समय में जितनी बार घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये कोई चल रही है। ठीक है। इस टाइप का, मेरी आर्ट थोड़ा ख़राब है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का अगर कुछ चल रहा है, कोई आवृत्ति चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि एक सेकंड या एक लिमिटेड अमाउंट टाइम पे कितनी उसने ये ये किया मतलब ये गर्त और श्रृंग किया। तो ये होता है, फिजिक्स में बोलते हैं, लेकिन इसको जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इकाई समय में यानी एक सेकंड में कितनी बार दोहराता है, तो उसे बोलते हैं। जैसे आपके घरों में 50 हर्ट्ज की बिजली आती होगी, तो उस टाइप का, तो इसे कहते हैं आवृत्ति। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम, तो आवृत्ति का इसने लिखा है, आवृत्ति को किसी साइनाकार यानी साइनोसोडियल तरंग की कला फेज में परिवर्तन की दर से रूप समझ सकते हैं। जो वही है कि ये तो ये जो एक फंक्शन है वो साइनोसोडियल फंक्शन होता है इसकी।
देखो तो इसमें लिखा हुआ है आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग की कला ये फेज परिवर्तन की दर के रूप में भी समझा जा सकता है। देखो जो मैंने आपको बताया ना अभी आवृत्ति को कैसे समझा जा सकता है, तो वही है सेम यहाँ पे। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिए। इसे एच जेड भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक सेकेंड रुकिए जरा। साइकिल पर सेकंड से भी डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम आते हैं क्या होता है आवर्तकाल। क्या होता है आवर्तकाल? क्या होता है? एक कंपन को पूरा करने में ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो होगी इसे आवर्तकाल कहेंगे। एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल पीरियड कहते हैं, या आवर्तकाल या पीरियड टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होगा उसे आवर्तकाल कहेंगे। ये एक साइकिल पूरा किया ना इसने। यहाँ पे क्या था? 0। यहाँ पे क्या था बीच में? ये वाला पॉइंट π/2। और यहाँ पे क्या है? पाई 180 है ना यहाँ पे। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1 π/2 है, यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे क्या है? 2 पाई यानी 360। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 360 हो गया था। ठीक है, तो हम अब इसी की डेफिनेशन जानना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल क्या हुआ? आवर्त इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी लिखा है यहाँ पे। टी इक्वल टू 1/f। ये जानना, ये हमको नोट करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो हम नेक्स्ट इसमें आ गए हैं आवेग। आवेग क्या होता है? बल और समयांतर। देखो, फोर्स इनटू समयांतर डेल्टा टी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है आवेग। वो होता है आवेग। एक सेकेंड रुकिए जरा। वो होता है आवेग। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंटम आवेग। ठीक है, तो यदि किसी पिंड पर हमने क्या किया, हमने एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पे या किसी पिंड पे हम एफ फोर्स लगाते हैं। एफ फोर्स कितना टाइम तक लगाया हमने? माने बात 4 सेकंड के लगा दिया, 0 से 4 सेकंड के बीच तक लगा दिया। 0 स्टार्टिंग टाइम रहा होगा और फिर 4 सेकंड तक चले गए। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं, अगर हम किसी टाइम तक लगाते तो आवेग एक राशि है जिसमें, देखो इसका वही मतलब है हम, तो ये बोल रहा है यदि किसी पिंड पर वह एक बल लगाता, फोर्स लगाता, डेल्टा टी में लगाया जाता है तो बल का आवेग एफ इंटू डेल्टा टी होगा। तो वही बोल रहा है कि जो एफ हो, जो आवेग होगा, आवेग यानी मोमेंटम होगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा होगा। ठीक है, डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी, माफ कीजिएगा, दिशा होगी यहाँ पे, इसकी जो दिशा होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिशा होगी वही होगी जो बल की है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझे। एग्जाम्पल जो हम समझ ही रहे हैं वही है। देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन, ये तो होता है। हाँ, तो फोर्स ये हो गया, और वहाँ पे क्या था? मोमेंटम इक्वल टू क्या था? फोर्स इंटू डेल्टा टी, यही तो था। अब हम फोर्स की जगह पे यहाँ पे एम ए लिख सकते हैं, एम ए इंटू डेल्टा टी, ये भी तो लिख सकते हैं। अभी थोड़ा गलत हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम गलत, एक सेकेंड रुकिएगा, तो वो हो जाएगा, फिर समझा देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम इक्वल टू एम ए डेल्टा टी, सिंपल, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दे रखी, तो आप मोमेंटम निकाल लोगे। आपको एफ दे रखा है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और एम ए के फॉर्म में दे रखा, एम के फॉर्म में दे रखा, तो आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक चीज़ और है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या किया इसने कि कुछ नहीं किया इसने। जो एम डेल्टा ए इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, देखो
एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डेल्टा वी, यानी वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब हम बाइक चलाते हैं ना, तो जब वेग की जो वेग का जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और वही यहाँ पे हो रहा है। तो सेकेंड, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो एफ इंटू डेल्टा टी यहाँ आ गया, तो एफ इंटू डेल्टा टी एम इंटू डेल्टा वी, तो एम डेल्टा वी, यहाँ पे एम डेल्टा वी होगा, ये वी होगा, एम डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ टू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। ये एक ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन होती है। किसी पिंड को दिए गए आवेग, अतः किसी पिंड को दिए गए आवेग में तो इसको आप कैसे समझेंगे, इसका समझने का तरीका ये है कि इसमें एक लिखा हुआ है कि अतः किसी पिंड को दिए गए आवेग, अगर हम किसी को मोमेंटम देते हैं तो पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा, जो जितना उसमें संवेग परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा आवेग, उत्पन्न आवेग। अतः आवेग भी वही मात्रा होगा आवेग का। देखो क्या बोल रहे हो कि जितना आवेग आवेग यानी मोमेंटम कितना होगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर, संवेग परिवर्तन दर के बराबर, यानी जो संवेग परिवर्तन की वो होगी, संवेग की जो यूनिट होगी वही आवेग की, जो आवेग की होगी वही संवेग की होगी। तो आवेग की क्या थी, न्यूटन सेकेंड, तो संवेग की भी क्या होगी, न्यूटन सेकेंड। बस सिंपल, तो यही समझाना चाह रहे हो। अब हम आते हैं कार्य पे। कार्य क्या होता है, हम नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं कि अरे मेरे दिमाग में कुछ काम चल रहा है, यानी मानसिक कार्य, हम शरीर से कुछ काम कर रहे हैं तो शारीरिक कार्य, तो इस टाइप का। तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन है, जब बल लगाते हैं हम, लगाने पर किसी वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। अगर ये कोई वस्तु है, हमने यहाँ से फोर्स लगाया, ये वस्तु यहाँ चलेगी, तो ये कितना डिस्टेंस का, एक्स डिस्टेंस का हुआ, एक्स डिस्टेंस का विस्थापन हुआ, ये वस्तु यहाँ पे आ गई। तो इसमें क्या हुआ, एक कुछ कार्य हुआ है, ठीक है, ये डब्लू कार्य हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये कार्य होगा फिजिक्स में। तो जो लिखा हुआ है, जब बल लगने पर किसी वस्तु में विस्थापन, किसी वस्तु में विस्थापन होता है, ठीक है, बल लगाया उसके कारण विस्थापन हुआ, तो बल व बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल के कार्य को कार्य से व्यक्त करते हैं। तो देखो ये बोल रहा है, वर्क क्या लिख रखा है, बल यानी फोर्स इनटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन, बल की दिशा में किया गया विस्थापन, एक दिशा से एक पॉइंट से यहाँ पे आया ना, तो ये डिस्टेंस डी लिखी हुई है यहाँ पे बस। तो इसका मात्रक भी लिखा हुआ है जूल, तो ये जो यूनिट होगी तो जूल में होगी। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डी, डी है ना डिस्टेंस, बस।